अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौलियाती मुताला ईवीएस क्लास फिफ्थ से यानी जमात पंजुम से जंगलात खबाइल, ये हमारा 7वां सबक है। जंगलात खबाइल 7th लेसन है ईवीएस क्लास 5th से। फॉरेस्ट ट्राइब्स जंगलात खबाइल के ताल्लुक से आज हम मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। ये बहुत ही अहम वीडियो है और इस सबक से अक्सर टेट और टीआरटी में बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं। आप जरूर इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सबक से रिलेटेड आपसे चंद सवालात करेंगे ताकि आपकी जांच हो सके। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं जंगलात खबाइल से। ये बहुत ही अहम नुकात है यहाँ पर जंगलात खबाइल से। सबसे पहला कबीला है गोंड कबीला। सबसे पहला कबीला है गोंड कबीला। इस सबक में मुख्तलिफ कबाइल के बारे में, मुख्तलिफ कबाइल के ताल्लुक से मालूमात दी गई है। उन तमाम मालूमात को हमको यहाँ पर ज़हन नशीन करना है। गोंड कबीला, अब हम गोंड कबीले के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे कि गोंड कबीले का तर्ज जिंदगी किस तरीके से था। गोंड कबीले का ताल्लुक जिले आदिलाबाद से है। गोंड कबीले का ताल्लुक जिले आदिलाबाद से है। गोंड कबीले के खवातीन का रक्स को गुस्साड़ी रक्स कहते हैं। गोंड कबीले के खवातीन के रक्स को गुस्साड़ी रक्स कहते हैं। गोंड कबीले के लोग पहाड़ी इलाकों में जिंदगी बसर करते हैं। गोंड कबीले के लोग पहाड़ी इलाकों में जिंदगी बसर करते हैं। गोंड कबीले के लोगों की झोंपड़ियों की दीवारें पत्थरों से बनी होती है जिन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। गोंड कबीले के लोगों की झोंपड़ियों की दीवारें पत्थरों से बनी होती है जिन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। आगे देखेंगे हम। गोंड कबीले की खवातीन फर्श और दीवारों पर मुख्तलिफ पौधों से हासिल करदा रंगों की मदद से मखसूस अंदाज में खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। गोंड कबीले की खवातीन फर्श और दीवारों पर मुख्तलिफ पौधों से हासिल करदा रंगों की मदद से मखसूस अंदाज में खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। गोंड कबीले के लोग अपने घरों को बहुत ही मुकद्दस मानते हैं। गोंड कबीले के लोग अपने घरों को बहुत ही मुकद्दस मानते हैं। गोंड कबीले के लोग घर आए मेहमान की जंगल में दस्तयाब हमा अक़साम के फल और तंबाकू से तवाज़े करते हैं। गोंड कबीले के लोग घर आए मेहमान की जंगल में दस्तयाब हमा अक़साम के फल और तंबाकू से तवाज़े करते हैं और फलों, इमली, शहद जैसे अशिया पर इन्हिसार करते हैं। गोंड कबीले के लोग फलों, इमली, शहद जैसे अशिया पर इन्हिसार करते हैं। गोंड कबीले के लोग फसलों की कटाई के बाद फसल का पहला हिस्सा अक्कीपन देवता को पेश करने के बाद ही वो फसल को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। गोंड कबीले के लोग फसलों की कटाई के बाद फसल का पहला हिस्सा अक्कीपन देवता को पेश करने के बाद ही वो फसल को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी गोंड कबीले का जो देवता है वो है अक्कीपन। गोंड कबीले के लोगों के लिए नागूबा, गोंड कबीले के लोगों के लिए नागूबा, ये नागूबा 5 दिन की यात्रा बहुत अहम है और ये नागूबा मंदिर जिले आदिलाबाद के इंद्रावली मंडल के केशलापुर गांव में है। और ये नागूबा मंदिर जिले आदिलाबाद के इंद्रावली मंडल के केशलापुर गांव में है। आगे हम देखेंगे। गोंड कबीले के लोग मोर के परों को लगाकर गुस्साड़ी रक्स करते हैं। गोंड कबीले के लोग मोर के परों को लगाकर गुस्साड़ी रक्स करते हैं। चिंचू, अब हम दूसरा कबीला चिंचू के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। चिंचू कबीला रियासत तेलंगाना के नल्लामल्ला के जंगलात में पाया जाता है। चिंचू कबीला रियासत तेलंगाना के नल्लामल्ला के जंगलात में पाया जाता है। चिंचू कबीले खासकर जिले नागर कर्नूल में पाए जाते हैं। इनकी मादरी जबान चिंचू है। चिंचू कबीले खासकर
ضلع ناگر کرنول میں پائے جاتے ہیں. ان کی مادری زبان چنچو ہے. چنچو قبیلے کے لوگ جنگل کو ماں مانتے ہوئے اس کی پوجا کرتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ جنگل کو ماں مانتے ہوئے اس کی پوجا کرتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ شہد حاصل کرنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں. دوسرے قبائل کی بنسبت چنچو قبیلے کے لوگ شہد حاصل کرنے کے بہت ہی ماہر ہوتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ ہرن اور جنگلی سوروں کا شکار کرتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ ہرن اور جنگلی سوروں کا شکار کرتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ سنگتی ایک قسم کی غذا تیار کر کے کھاتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ سنگتی ایک قسم کی غذا ہے تیار کر کے کھاتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ ہفتہ واری بازار سے راگی اور جوار جیسے اجناس خریدتے ہیں. چنچو قبیلے کے لوگ ہفتہ واری بازار سے راگی اور جوار جیسے اجناس خریدتے ہیں. چنچو قبیلے کی حاملہ خواتین املی اور املی کے بیج کی راکھ بطور غذا استعمال کرتے ہیں. چنچو قبیلے کی حاملہ خواتین املی اور املی کے بیج کی راکھ بطور غذا استعمال کرتے ہیں. چنچو قبیلے کے تمام خاندان ایک ہی علاقے میں جھونپڑیاں بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں. انہیں پینٹا کہتے ہیں. پینٹاؤں کو ملا کر گاؤں بنتا ہے. چنچو قبیلے کے تمام خاندان ایک ہی علاقے میں جھونپڑیاں بنا کر زندگی بسر کرتے ہیں. ان جھونپڑیوں کو پینٹا کہتے ہیں. پینٹاؤں کو ملا کر گاؤں بنتا ہے. بونڈ قبائل طرز زندگی. بونڈ قبائل طرز زندگی. اراکو علاقے میں بونڈ نامی قبیلے پائے جاتے ہیں. اراکو علاقے میں بونڈ نامی قبیلے پائے جاتے ہیں. یہ لوگ دنیا سے دور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دولت کیا چیز ہے. یہ لوگ دنیا سے دور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ دولت کیا چیز ہے. بونڈ قبیلے کے لوگ ضلع وشاکھاپٹنم کے اراکو علاقے کے پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے علاوہ پڑوسی ریاست اڑیسہ کے ضلع ملکاج گری کے گھنے جنگلات میں پائے جاتے ہیں. بونڈ قبیلے کے لوگ ضلع وشاکھاپٹنم کے اراکو علاقے کے پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے علاوہ پڑوسی ریاست اڑیسہ کے ضلع ملکاج گری کے گھنے جنگلات میں پائے جاتے ہیں. وشاکھاپٹنم اور اڑیسہ کے ضلع ملکاج گری میں بونڈ قبیلے کے لوگ پائے جاتے ہیں. بونڈ قبیلے کو بونڈو اور پوروجو کہتے ہیں. بونڈ قبیلے کو بونڈو اور پوروجو بھی کہا جاتا ہے. بونڈ قبیلے کو بونڈو اور پوروجو بھی کہتے ہیں. ہمارے ملک میں بونڈا قبائل کی آبادی تقریباً 12,000 ہے. ہمارے ملک میں بونڈا قبائل کی آبادی تقریباً 12,000 ہے. بونڈا قبیلے کی بولی جانے والی زبان کو اڑیسہ میں ریمو کہتے ہیں. بونڈا قبیلے کی بولی جانے والی زبان کو اڑیسہ میں ریمو کہتے ہیں. بونڈا قبیلے کی بولے جانے والی زبان کو اڑیسہ میں ریمو کہتے ہیں. یہ لوگ دنیا کے لوگوں سے ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں. یہ لوگ دنیا کے لوگوں سے ملنے سے بھی گریز کرتے ہیں. بونڈ قبیلے کے لوگ. بونڈ قبیلے کے ہفتہ واری بازار کو ہتا کہتے ہیں. بونڈ قبیلے کے ہفتہ واری بازار کو ہتا کہتے ہیں. بونڈ قبیلے کے لوگ اپنے گاؤں میں کسی نئے فرد کو داخل ہونے نہیں دیتے. اگر کوئی شخص ان کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں زہریلے تیروں سے مار کر ان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. بونڈ قبیلے کے لوگ اپنے گاؤں میں کسی نئے فرد کو داخل ہونے نہیں دیتے. اگر کوئی شخص ان کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں زہریلے تیروں سے مار کر ان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں. بونڈ قبیلے کے لوگ غذا کے لیے زیادہ تر شکار پر ہی انحصار کرتے ہیں. بونڈ قبیلے کے لوگ غذا کے لیے زیادہ تر شکار پر ہی انحصار کرتے ہیں. بونڈ یا بونڈا قبیلے کے لوگ جھوم فارمنگ نامی زراعت کرتے ہیں. بونڈ قبیلے کے لوگ جھومنگ نامی زراعت کرتے ہیں.
बोंडा कबीले के लोग झुम्मिंग नामी ज़राअत करते हैं। बोंडा कबीले के लोगों में सिर्फ मर्द हजरात ही ज़राअत करते हैं। बोंडा कबीले के लोगों में सिर्फ मर्द हजरात ही ज़राअत करते हैं। झुम्मिंग ज़राअत एक किस्म की ज़राअत है। एक जगह एक या दो किस्म की फसलें उगाने के बाद दूसरी जगह ज़राअत की जाती है। झुम्मिंग ज़राअत एक किस्म की ज़राअत है। इस ज़राअत में, इस तरीके में एक ही जगह पर एक या दो किस्म की फसलें उगाने के बाद फिर दूसरी जगह का इंतखाब किया जाता है, तो इस किस्म की ज़राअत को झुम्मिंग ज़राअत कहते हैं। बोंडा कबीले की खवातीन हफ्तावारी बाजार में जंगल से इकट्ठा करदा जंगलाती पैदावार को दूसरों को देकर इसके अवज में जरूरी अशिया हासिल करते हैं। इस तरीके को बिन्नी में प्रोधा या बाटा निजाम कहते हैं। बोंडा कबीले की खवातीन हफ्तावारी बाजार में जंगल से इकट्ठा करदा जंगलाती पैदावार को दूसरों को देकर इसके अवज में जरूरी अशिया हासिल करते हैं। इस तरीके को बिन्नी में प्रोधा या बाटर निजाम कहते हैं। बिन्नी में प्रोधा या बाटर निजाम ये बहुत ही अहम है। बोंडा कबीले के लोग अपने जिस्म को पटसन से बने कपड़ों से ढांकते हैं। बोंडा कबीले के लोग अपने जिस्म को पटसन से बने कपड़ों से ढांकते हैं। बोंडा कबीले के पटसन के लिबास की तैयारी का तरीका। बोंडा कबीले के पटसन के लिबास की तैयारी का तरीका, इसके मराहल इस तरह है, ये बहुत ही अहम है। देखिए, 2 या 3 दिन पानी में भिगोना पहला मरहला है। 2 या 3 दिन पानी में भिगोना, धागा बनाना और बनाकर 3 दिन तक धूप में सुखाना। धागा बनाना और बनाकर 3 दिन तक धूप में सुखाना, ये दूसरा मरहला है। और तीसरा मरहला है करघे में बुनना, करघे में बुनना। और चौथा मरहला है कपड़े को रंगना, कपड़े को रंगना। पांचवा मरहला है धूप में सुखाना, पांचवा मरहला है धूप में सुखाना। और आखिरी मरहला है आईने टाकना, आईने टाकना। इस तरीके से बोंडा कबीले के, इस तरह बोंडा कबीले के लोग पटसन के लिबास की तैयारी करते हैं। आगे हम देखेंगे, कदीम जमाने में लोग अपनी जरूरियात की तकमील के लिए अशिया के बदले अशिया हासिल करते थे। इसी को बाटर तरीका कहते हैं। कदीम जमाने में लोग अपनी जरूरत की तकमील के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि अशिया के बदले अशिया देते थे। इसी को बाटर तरीका कहते हैं। जिले आदिलाबाद, निर्मल, कुमरम भीम और मंचरियाल, जिले आदिलाबाद, निर्मल, कुमरम भीम और मंचरियाल के जंगलात में गोंड, कुलामी, प्रधान और टूटी कबाइल मौजूद हैं। जिले आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम और मंचरियाल के जंगलात में गोंड, कुलामी, प्रधान और टूटी कबाइल मौजूद हैं। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम के जंगलात में सावरा, आदिवासी, उरिया, कोवी और गुदाबा जैसे कबाइल मौजूद है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम के जंगलात में सवारा, आदिवासी, उरिया, कोवी और गुदाबा जैसे कबाइल मौजूद है। जिले भद्राद्री के जंगलात में कोया कबाइल के साथ साथ कोंड अरिडुलू कबाइल भी मौजूद है। जिले भद्राद्री के जंगलात में कोया कबाइल के साथ साथ कोंड अरिडुलू कबाइल भी मौजूद है। जिले महबूबाबाद और दिगर अजला में बंजारा कबाइल मौजूद हैं। जिले महबूबाबाद और दिगर अजला में बंजारा कबाइल मौजूद है। हमारे मुल्क में 6,92,027 मुरब्बा किलोमीटर, 6,92,027 मुरब्बा किलोमीटर यानी 21.05% रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं। हमारे मुल्क में 6,92,027 मुरब्बा किलोमीटर यानी 21.05% रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं। रियासत मध्य प्रदेश 77,000 मुरब्बा किलोमीटर जंगलाती इलाके के साथ हिंदुस्तान में पहले मुकाम पर है। रियासत मध्य प्रदेश 77,000 मुरब्बा किलोमीटर जंगलाती इलाके के साथ
पहले मुकाम पर है तमाम हिंदुस्तान में। तेलंगाना में जंगलात का रकबा 46,389 मुरब्बा किलोमीटर है। तेलंगाना में जंगलात का रकबा 46,389 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये 16.89% रकबे पर फैले हुए हैं। तेलंगाना में जंगलात का रकबा 46,389 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये 16.89% रकबे पर फैले हुए हैं। तेलंगाना का जिला जयशंकर जंगलाती इलाके के साथ तमाम रियासत तेलंगाना में पहले मुकाम पर है। तेलंगाना का जिला जयशंकर जंगलाती इलाके के साथ पहले मुकाम पर है तमाम रियासत तेलंगाना में। दरख्तों के काट देने की वजह से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर हरारत बढ़ जाती है। इसको आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो दरख्तों की कटाई की वजह से, दरख्तों के काट देने की वजह से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस तरह से अजीज तलबा व तालिबात, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। अगली क्लास में आप तमाम से इस सबक से रिलेटेड सवालात पूछेंगे। आप जरूर इस सबक की मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से तैयारी कर ले और हमारे आइंदा के वीडियो के लिए तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।